पॉइंट कैसे आओ आप। आशा करता हूँ आप ठीक हो गए। गणपति और आपका स्वागत है। मैं शुरू कर रहा हूँ आज से आपकी साइंस की नई वीडियो आएगी 10th क्लास की, जिसमें आपके नोट्स द्वारा पढ़ाया जाएगा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें और ऐसे वीडियो के लिए सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू सो मच। आइए चलते हैं और समझते हैं क्लास 10th का चैप्टर 1 रासायनिक समीकरण उसके अभिकारक। ठीक है, आइए चलते हैं और समझते हैं चैप्टर को। फर्स्ट टॉपिक क्या कहता है? बदलाव क्या होता है। थोड़ा मैं स्लाइड को थोड़ा कर लेता हूँ। बदलाव का क्या मतलब होता है बेटा? बदलाव का मतलब होता है, बदलाव का अर्थ होता है मुख्य अर्थ है रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन। थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं यहाँ पे कि बदलाव का मतलब होता है रासायनिक अभिक्रिया यानी कि केमिकल रिएक्शन, जहां एक या एक से अधिक पदार्थ क्या होते हैं, जहां एक से अधिक पदार्थ अभिकारक जो होते हैं आपस में क्रिया करके उनके जो गुणधर्म होते हैं, जो उनके गुणधर्म होते हैं, क्या करते हैं वो नए पदार्थ बनाते हैं, जैसे उत्पाद कह देते हैं। इसे ही हम क्या कहते हैं? बदलाव कहते हैं। क्या कहते हैं? बदलाव कहते हैं। इसी रसायन संघटन को बदलाव कहा जाता है, बदल जाता है। जैसे लोहे में जंग लगना या दूध का दही बनना, ये सब क्या है? बदलाव के ही एग्जाम्पल हैं। आइए समझते हैं बदलाव को। जैसे आप देख रखे होंगे, बर्फ है, बर्फ पिघल जाती है, ये भी बदलाव है। ठीक है, पानी से बर्फ बन जाती है, बदलाव है। पानी से भाप बन जाती है, भी बदलाव है। तो इन सबको क्या कहते हैं? बदलाव कहते हैं। अब हम देखो दिख रखा होगा, अब हम ये समझेंगे कि बदलाव को देखें तो कितने भागों में बांटा गया। बदलाव को दो भागों में बांटा गया है। क्या होता है? एक होता है भौतिक परिवर्तन, एक होता है रासायनिक परिवर्तन। अभी भौतिक परिवर्तन से मतलब होता क्या है, आइए चलते हैं और समझते हैं भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन को। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो लाइक कर लें और अपने दोस्तों को शेयर भी करें। आइए चलते हैं नेक्स्ट पेज पर। अब आपसे कह रहा है कि भाई बदलाव तो हमने समझ लिया, अब हमें समझना है कि ये भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन होता क्या है, क्या होता है ये। ठीक है, तो हम पढ़ेंगे भौतिक परिवर्तन और रासायनिक परिवर्तन में अंतर, जो कि 2 नंबर में आता है आपके पेपर में, एग्जाम में। आइए चलते हैं और समझते हैं। पदार्थ का केवल भौतिक गुण जैसे कि अवस्था, उसकी शेप, उसका रंग, उसकी गंध आदि में परिवर्तन होना, उसे कहते हैं भौतिक परिवर्तन। परिवर्तन का कारण हटाने पर पुनः प्रारंभिक पदार्थ बन जाता है। इसमें क्या होता है? दोबारा से पदार्थ बन जाता है। उसके बाद क्या होता है? यह है 30 ऑप्शन देखेंगे। यह परिवर्तन अस्थायी होता है। अस्थायी का मतलब है ये अस्थायी होता है, इसमें कोई स्थान नहीं होता, ये फिक्स नहीं होता। ठीक है, आगे चलेंगे। इसमें नए पदार्थ का निर्माण नहीं होता, ये वैसे का वैसे पदार्थ रहता है जैसा बनता है। ठीक है, जैसे उदाहरण के लिए बर्फ है, भाई बर्फ से जल बन जाता है, जल से वाष्प बन जाती है, दोबारा से वाष्प से जल बन जाएगा, जल से बर्फ बन जाएगी, तो कोई नया पदार्थ तो नहीं बन रहा ना। अब हम सीखेंगे रासायनिक परिवर्तन। अभी रासायनिक परिवर्तन क्या होता है, इसको भी समझना जरूरी है भाई। ये रासायनिक परिवर्तन क्या होता है? रासायनिक परिवर्तन से बनने वाला वह पदार्थ होता है, रासायनिक गुणधर्म संगठन में प्रारंभिक पदार्थ से पूर्णतः भिन्न होते हैं। यानी आपको समझ में आया होगा। देखो बेटा, अगर सरल भाषा में कहा जाए तो रासायनिक परिवर्तन वे परिवर्तन होते हैं जिससे कोई दो पदार्थ या कई पदार्थ से मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण होता है, उसे ही रासायनिक परिवर्तन कहा जाता है। आगे देखेंगे, सामान्य जो प्रारंभिक पदार्थ होता है उसे पुनः प्राप्त नहीं किया जा सकता। जैसे आप दूध से दही तो बना सकते हो, लेकिन दही से दूध नहीं बना सकते, उसे ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। यह परिवर्तन अस्थायी होता है, स्थायी होता है, यह टिका हुआ रहता है, यह स्थान नहीं बदलता है। इसमें नए पदार्थ का निर्माण होता है, जैसे लोहे में जंग लगना एक क्या है? रासायनिक परिवर्तन है। अब मैं अगर आपको चित्र के माध्यम से समझाऊं तो जैसे देख लोगे, जैसे कुछ जलना कुछ चीज का तो वापस आ सकता है, कुकिंग वगैरह, बर्फ का, आइस का पिघलना वापस होता है, पेंसिल का यूज कर सकते हैं, कागज का भी यूज कर सकते हैं। और जो आइस है, ठीक है, डेस्बिन वगैरह, जो शुगर वगैरह जो होती है, चीनी होती है, उसको भी हम क्या कर सकते हैं? दोबारा से चाशनी बना के और चीनी का प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन जो केमिकल रिएक्शन होता है, जैसे अगर हम बर्निंग कर रहे हैं, किसी जला रहे लकड़ी को, तो वो राख बन सकती है, लेकिन राख से दोबारा से लकड़ी नहीं बन सकती। इसी प्रकार अगर एग से आमलेट बन रहा है तो आमलेट से दोबारा एग नहीं बन सकता। अगर हम केक से, बेकिंग पाउडर से क्या बना रहे हैं? केक बना रहे हैं, तो केक से दोबारा वो जो चीज है वो दोबारा नहीं बन सकती। ठीक है, अगर हम माचिस की तिल्ली को जा रहे हैं, ठीक है, तो दोबारा माचिस की तिल्ली दोबारा पास नहीं आ सकती। और अगर कील पे जंग लग रहा है तो उस कील के जंग को हम नहीं हटा सकते, पेंटिंग करके तो हटा सकते, पेंट करके तो हटा सकते, लेकिन वैसे हम उसको नहीं हटा सकते। इसे ही रासायनिक परिवर्तन
और इसे ही भौतिक परिवर्तन कहते हैं। आइए चलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, नेक्स्ट पेज पर, सॉरी, ठीक है। अब हम सीखेंगे रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है। अब तुम ये सोच रहे होगे कि हम भौतिक परिवर्तन क्यों नहीं पढ़ रहे, क्योंकि बच्चों भौतिक परिवर्तन इसलिए नहीं पढ़ रहे क्योंकि भौतिक परिवर्तन के अंदर कोई बदलाव नहीं होता है। और 10th क्लास में चैप्टर का मोटिव आपका ये इसी वजह से दिया गया है क्योंकि डेली लाइफ में हमारे रासायनिक परिवर्तन होते रहते हैं, इसलिए हमें रासायनिक परिवर्तन अभिक्रिया के बारे में पढ़ना जरूरी है। आइए चलते हैं और समझते हैं चैप्टर का मेन मोटिव। रासायनिक अभिक्रिया एक प्रक्रिया है, क्या एक प्रक्रिया, एक विधि है जिसमें पदार्थ का एक परिवर्तन से गुजरता है जिसके परिणाम स्वरूप विभिन्न रासायनिक गुणधर्म वाले नए पदार्थ का निर्माण होता है, इसे ही रासायनिक परिवर्तन कहते हैं। आइए चलते हैं, आगे बढ़ते हैं। रासायनिक समीकरण का मतलब क्या होता है, क्या होता है रासायनिक समीकरण का मतलब। अब हम आगे देखेंगे किसी रासायनिक अभिक्रिया केमिकल रिएक्शन को उसके भाग लेने पदार्थ की प्रतीकों उसको प्रतीकों में जोड़ना होता है, ठीक है, जिसे सिंबल्स बोलते हैं, और सूत्रों में बनाते हैं, फॉर्मूलास बोलते हैं, के माध्यम से सिद्ध करना। यानी समीकरण का मतलब है, हम रासायनिक समीकरण का इसलिए लिखते हैं जो रसायनों के नाम होते हैं उसको वैसे लिखो तो लंबे लंबे हो जाएंगे, तो उसे शॉर्ट फॉर्म में हम क्या करते हैं उसके उनके सिंबल्स या फिर उनके नाम से हम उसको लिख देते हैं ताकि हमें जल्दी से आसानी लिख सके और आसानी हो। इसलिए हम क्या करते हैं समीकरण बनाते हैं, रासायनिक समीकरण कहते हैं इसको इस वजह से, ठीक है। इसकी अवस्था, इसकी दिशा और अनुपात को दर्शाने के लिए हम इसका यूज करते हैं। आइए समझेंगे वायु हम क्या करते हैं, वायु हम रखते हैं अभिकारक, क्या रखते हैं अभिकारक। जैसे मैं आपको समझाना चाहूं कि यहाँ पे मैंने क्या कर दिया, हाइड्रोजन गैस रख दी, यहाँ पे कर दिया ऑक्सीजन गैस रख दी, और जब ये क्या है, ये तो एक अभिकारक है, ये अभिकारक है, और इन दो अभिकारक से क्या बन रहा है भाई साहब, उत्पाद बन रहा है। क्या बन रहा है, उत्पाद बन रहा है। जोर लगा देनी है साइंस के पेपर में, क्या लगानी है, जोर लगा देनी है, लाइक को ठोको बैठे से, ठीक है। चलेंगे नेक्स्ट पेज पर। चलो बच्चों आगे हम देखते हैं नेक्स्ट पेज। इस नेक्स्ट पेज पे क्या लिखा है, देखो बेटा इसमें लिखा है कि महत्व क्या है रासायनिक समीकरण का। अगर रासायनिक समीकरण के महत्व को देखें तो हम ये देखेंगे कि यह रासायनिक अभिक्रिया को कम शब्दों में लिखने का तात्पर्य, जैसे तुमने बताया कि हम समीकरण शब्द को जो होते हैं, जो रासायनिक होते हैं, जो हाइड्रोजन वगैरह होते हैं, उनको हम बड़े-बड़े शब्दों में लिख सकते, उसमें टाइम लगता है। इसलिए क्या करा गया है, साइंस के अकॉर्डिंग उनको उनके नाम से बोला गया, सल्फर, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, इससे O से ऑक्सीजन हो गया, हाइड्रोजन से H से हाइड्रोजन हो गया, H से सल्फर हो गया, सोडियम से N हो गया। तो इसको हम इसलिए क्या करते हैं, सरलभाषा में लिख सकते हैं, और इसके द्वारा ही हम संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, जो हम इसके बारे में पढ़ेंगे कि क्या होता है। और इसी से क्या बनता है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम बनता है, जो कि अपने क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा। अब हम जानते हैं द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या होता है, क्या होता है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। आइए पढ़ते हैं सरल भाषा में। क्या लिखा है, द्रव्यमान संरक्षण का नियम, जिसे हम लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास भी कहते हैं, जो कि हमने क्लास में पढ़ा भी है चैप्टर नंबर 3 में। उसके बाद जानेंगे कि किसी भी रासायनिक अभिक्रिया, रासायनिक या भौतिक प्रक्रिया में द्रव्यमान मास यानी द्रव्यमान ये वजन ना तो उत्पन्न हो किया जा सकता है और ना उसे नष्ट किया जा सकता है। एक बंद प्रणाली क्लोज सिस्टम में उसे अभिकारक से पहले अभिकारक और कुल द्रव्यमान अभिक्रिया के बाद उत्पादों के कुल द्रव्यमान के बराबर होता है। यहाँ पे कहना चाह रहा है, अगर मेरा वजन 2 + 2 kg है और उसमें क्या करूं, अगर मैं क्या कर सकूं, उसमें 10 जोड़ दूं तो क्या हो जाएगा, मेरे अगर उसका वजन क्या होगा, यहाँ पे इक्वल हो जाएगा। थोड़ा अलग एग्जांपल लेते हैं। मान लो कि हमने ऑक्सीजन ले लिया 2 और हाइड्रोजन ले लिया कितना 3, तो जो बनेगा ना वो क्या बनेगा, वो H3O3 बनेगा, यानी दोनों में क्या होगा, बराबर ही होगा। LHS RHS बराबर होगा, व्यापक द्रव्यमान के बराबर होगा, वो हटेगा नहीं, यानी कम नहीं होगा, मास बराबर ही रहेगा, ठीक है। यहाँ पे अभिकारक होते हैं, यहाँ पे उत्पाद होते हैं। आइए चलते हैं अगले पन्ने पर और समझते हैं आगे। आगे लिखा है रासायनिक अभिक्रिया के प्रमुख लक्षण। अब हमें लक्षण पढ़ने जरूरी है कि अभिकारक जो बनते हैं, यानी जब हम समीकरण करते हैं तो उससे क्या क्या लक्षण उत्पन्न होते हैं या फिर क्या क्या लक्षण बनते हैं। अब हम समझेंगे गैस का निकलना। जैसे ही हम क्या करते हैं, रासायनिक समीकरण करते हैं, फिर कोई प्रैक्टिकल करते हैं तो क्या होता है, उसमें क्या होती है, गैस का निकलना तात्पर्य होता है। तो गैस निकलती है तो गैस हम ले लेते हैं उसके अंदर। तो कुछ अभिकारक अभिक्रियाओं में गैस बुलबुले निकलते हैं, ठीक है। जैसे कि जस्ता यानी जिंक का और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को मिलाएंगे तो क्या बनेगी, हमारी हाइड्रोजन गैस निकलेगी।
अगर हम आगे देखें अवस्था में परिवर्तन, चेंज स्टेट, इस स्टेट में भी चेंज हो जाता है। अभिकारक की भौतिक अवस्था जैसे ठोस, द्रव, गैस बदल सकती है, या तो वो गैस बन सकती है या तो वो द्रव बन सकती है, फिर द्रव से ठोस भी बन सकती है। आगे चलेंगे, रंग में परिवर्तन, ये बहुत ज्यादा होता है, ये होता है बहुत ज्यादा, जो कि आप आगे पढ़ोगे 10th में, कि उदाहरण के लिए जब लोहे पर जंग लगता है तो आपको पता वो कैसा हो जाता है, वो भूरे कलर यानी ग्रे कलर हो जाता है, वो भूरे कलर हो जाता है। अब हम पढ़ेंगे तापमान में परिवर्तन, आप ये भी जानते हो भाई, जब भी हम कोई रिएक्शन करते हैं तो क्या होता है, उसके अंदर क्या होता है, ऊष्मा निकलती है, और ऊष्मा ले भी लेता है कभी कभार कोई पदार्थ, और ऊष्मा छोड़ता भी है कभी कभार, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जब ऊष्मा निकलती है तो उसे ऊष्मा क्या बोलते हैं, ऊष्माशय बोलते हैं। अब या अवशोषित होती है तो उसमें अवशोषण कह लेता है। अब ऊष्मा शोषित का मतलब है कि ऊष्मा निकल रही है, ठीक है, उसमें क्या हो रही है, बाहर निकल रही है, और ऊष्मा शोषित का मतलब है कि ऊष्मा अंदर ली जा रही है, पर्यावरण में ठंडक पड़ रही है। इसके बारे में आप आगे पढ़ेंगे, टेंशन मत लो, आपका भाई बैठा हुआ है, मनीष सर बैठे हुए हैं, ठीक है। आगे चलेंगे, अवक्षेपण का बनना। अब ये अवक्षेपण क्या होता है, यह ठोस अवलवीय पदार्थ है जो तरल मिश्रित में नीचे बैठ जाता है, जैसे लेड नाइट्रेट और पोटेशियम हाइड्रोजन की अभिक्रिया। यानी मेरा कहने का मतलब ये है, इसमें जब कहने का मतलब ये है कि कोई पदार्थ ऐसे भी होते हैं जो घुलने के बाद मिट्टी में, जैसे मिट्टी कुछ ऐसी चीजें होती है जो घुलती तो है मिश्रण के अंदर, लेकिन वो बैठ जाती है, वो घुलती नहीं है। जैसे लेड नाइट्रेट को यूज करेंगे तो क्या होगा, ठीक है, तो वो क्या होगा, वो घुलेगा नहीं, वो नीचे बैठ जाएगा। अब आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है नेक्स्ट पेज पर, आगे लिखा गया है रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण। अभी निरूपण का मतलब क्या है, निरूपण का मतलब है कि जब भी हम रासायनिक अभिक्रिया करते हैं तो उसके अंदर में सिंबल्स लगाने होते हैं, ठीक है, तरीके से मेजरमेंट करना होता है, ताकि जो हमारे नंबर्स कटे ना और हम उसको बैलेंसली इक्वल कर सकें। क्योंकि देखो साइंस ही सब कुछ है, साइंस ही चीजें बनी हुई हैं, तो इसलिए हम साइंस पढ़ते हैं ज्यादा ताकि हम क्या कर सके, चीजों को समझ सके। रासायनिक अभिक्रिया का निरूपण है जिससे रासायनिक समीकरण या फिर केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। रासायनिक सूत्रों और प्रतीकों के माध्यम से अभिकारक में भाग लेने वाले पदार्थों को अभिकारक कहते हैं, और बनने वाले पदार्थों को उत्पाद कहते हैं। को दर्शाने के लिए हम विधि का प्रयोग करते हैं जिसे रासायनिक निरूपण भी कहा जाता है। अगर हम आगे देखें, जो अभिकारक होते हैं उसे एलएचएस में रखते हैं, और जो दाईं ओर रखते हैं उसे रखते हैं उत्पाद। ये हमारा उत्पाद होता है, ठीक है, जिसे हम आरएच बोलेंगे, राइट हैंड साइड बोलेंगे। ये हमारे क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, ठीक है, क्या होते हैं, अभिकारक होते हैं, ठीक है। इसे हम एलएच बोलते हैं, लेफ्ट हैंड साइड बोलते हैं। दोनों को इक्वल करना होता है, दोनों को बनाना होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे आगे। आगे चलते हैं भाई, आगे देखो, अब आयनों के नाम दे रखे हैं भाई, ये नाम बहुत ज्यादा जरूरी है रखने। अगर आप ये नाम याद कर लोगे तो आपके 10th क्लास में नंबर 100 ऑफ द 100 में से 95 लाने से आपको कोई नहीं रोक सकता, ठीक है, 195 में से कोई नहीं हो सकता। अगर आप मेरे साथ हो तो आपके नंबर ही आके रहेंगे, बस बढ़िया पढ़ते रहो और मेरा साथ देते रहो, ठीक है। आइए समझते हैं इसके बारे में, यहाँ क्या कह रहा है, चलते हैं, आइए चलते हैं और समझते हैं कि जो आयनों के नाम और उनके प्रतीक क्या क्या है। अगर हम देखें, सोडियम को हम Na से प्लस से प्रेजेंट करते हैं, पोटेशियम जिसको हम K से प्रेजेंट करते हैं, सिल्वर को हम Ag से प्रेजेंट करते हैं, कॉपर को हम Cu से प्रेजेंट करते हैं, मैग्नीशियम को हम Mg से प्रेजेंट करते हैं, कैल्शियम को हम Ca से प्रेजेंट करते हैं, और आपका कैल्शियम हो गया सी करते हैं, जिंक को हम Jn से प्रेजेंट करते हैं, Z और N से, ठीक है। आयरन को हम किससे प्रेजेंट करते हैं, Fe से आयरन को प्रेजेंट करते हैं। दूसरा, कॉपर को हम Cu से प्रेजेंट करते हैं, और एल्यूमिनियम को हम Al से यूज करते हैं, प्रयोग करते हैं। आयरन की जगह हम Fe रखते हैं, क्या रखते हैं, Fe रखते हैं। अगर हम बात करें हाइड्रोजन की, जिसे हम H से प्रेजेंट करते हैं, और हाइड्राइड को S से माइनस से प्रेजेंट करते हैं, क्लोराइड को हम Cl से प्रेजेंट करते हैं, और ब्रोमाइड को हम Br से लिखते हैं, ठीक है। आगे देखें तो आयोडाइड जिसे हम I से प्रेजेंट करते हैं, ऑक्साइड जिसे हम O2 से प्रेजेंट करते हैं, सल्फाइड जिसे हम S2 से प्रेजेंट करते हैं। अगर हम नाइट्राइड की बात करें तो किसे करते हैं, N3 से प्रेजेंट करते हैं। ये आपको याद करने हैं बेटा, ठीक है, ताकि आपके क्या हो सके, नंबर अच्छा आ सके, ठीक है। उसका लिखा है अमोनियम को NH4 से प्रेजेंट करते हैं। ये बहुपरमाणु आयन होते हैं, ये आधिक परमाणु आयन होते हैं, ये आयन के नाम होते हैं। ये आधात्मिक का मतलब है जिसके अंदर नॉन मेटल्स होते हैं, ठीक है। ये बहुपरमाणु जिसके अंदर बहुत सारे परमाणु होते हैं, उसको गया परमाणु तुम जानते होगे,
पढ़ के आए हो बेटा, ठीक है। अब ये लिखा है फास्फोरस ये होता है, ठीक है, सल्फाइड SO4 होता है, ठीक है, SO4, ठीक है। सल्फाइड देखो ये SO3 हो गया, कार्बोनेट SO3 हो, CO3 हो गया, कार्बोनेट SCO3 होता है, ठीक है, नाइट्रेट NO3 होता है। तो ये सब आपको नाम याद रखने हैं ताकि आप जब पेपर में आगे पढ़ो तो क्या कर सको, आप रासायनिक समीकरणों को समझ सको, क्योंकि आपको रासायनिक समीकरण तभी आएंगे जब इन्हें याद करोगे। तो मिलते हैं अगली क्लास में। ये इस चैप्टर का पहला पार्ट था। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर कमेंट करें और अपने दोस्तों से शेयर करें ताकि वो भी इसका लाभ उठा सकें और नोट्स के माध्यम से अच्छे से पढ़ सकें। थैंक यू सो मच। जय हिंद।